नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। एमपी में नगरीय निकाय के चुनाव में इस बार कांग्रेस बीजेपी के अलावा और कौन से दल तलाश रहे हैं सियासी जमीन? क्या 2023 के पहले की जमावट है ये? ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का एमपी के 7 शहरों में निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान। कौन सा नया सियासी गणित है? छोटे चुनाव में कैसे देखी जा रही है बड़ी उम्मीद? देखिए खबर में दम है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में इस बार बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए तीसरे और चौथे दल ने भी कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 7 शहरों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। उसका टारगेट मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होंगे। वहीं कहीं कहीं शिवसेना भी अपनी सियासी जमीन तलाशते नजर आएगी। इसे कहते हैं छोटे चुनाव से बड़ी उम्मीद। निकाय चुनाव के सहारे तैयारी 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जमीन बनाने की है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन निकाय चुनाव के सहारे 2023 के लिए अपनी जमीन और आसमान तलाश रही है। हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को टारगेट कर रही है। ओवैसी की पार्टी 7 शहरों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, खरगोन, रतलाम, बुरहानपुर में एआईएमआईएम नगरीय निकाय का चुनाव लड़ेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मध्य प्रदेश में मजबूती और ताकत अता फरमाए। अभी आपके सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज मध्य प्रदेश आपके सामने ये बताया है कि जिन मुकामात पर बल्दिया के इंतखाबात या ग्राम पंचायत के इंतखाबात होने जा रहे हैं, उस सिलसिले में आपको बताया कि जबलपुर, भोपाल, इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर और रतलाम और खंडवा, सिंधवा में तो 6 महीने के बाद बल्दिया के इंतखाबात हो रहे हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जमीनी सतह पर मजबूत करिए। आम आदमी पार्टी के लिए भले मैदान नया नहीं, पर पंजाब में मिली जीत के बाद आम आदमी पार्टी के भी हौसले बुलंद हैं। आप पार्टी ने तो निकायों के साथ पंचायत चुनाव में भी उम्मीदवार उतार दिए हैं। देखिए, मूलभूत सुविधाओं को लेकर हमारे मेन हम लड़ते हैं, जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, रोजगार हुआ, महिला सुरक्षा हुआ, किसानों को जो मुआवजा मिलता है, इसी मुद्दों के ऊपर आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। हम पूरे मध्य प्रदेश के सभी नगर निगम चुनाव, पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनावों में जा रहे हैं। सभी जगह हमारे कैंडिडेट मिल चुके हैं। जो चयन समिति है वो प्रॉपर उम्मीदवारों का चयन कर रही है। जो चयन करने की प्रक्रिया है उसमें हमारा मेन मुद्दा है 3C का, जिसमें जो प्रत्याशी होगा वो ना क्रिमिनल होना चाहिए, ना करप्ट होना चाहिए और ना ही उसके ऊपर कम्युनल होना चाहिए। वो सर्वधर्म समभाव को ध्यान रखे, भ्रष्टाचारी ना हो और अपराधी ना हो। ये हमारा मेन मकसद के अनुसार हम प्रत्याशियों का चयन करेंगे। ओवैसी की पार्टी एमआईएम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। एमपी में पहली बार चुनाव लड़ रही पार्टी ने 2 लाख से ज्यादा सक्रिय सदस्य तैयार कर लिए हैं और टारगेट अगला विधानसभा चुनाव है। इंदौर में अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले केंद्रीय मंत्री सिंधिया के लिए कैसे इम्तिहान बने हैं नगरीय निकाय चुनाव? 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले अब निकाय चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी सिंधिया के कंधों पर। ग्वालियर दौरे पर सिंधिया की करीब 5000 नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई। सबसे बड़ा सवाल कि क्या सिंधिया की मुहर पर ही तय होंगे उम्मीदवार? देखिए खबर में दम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर चंबल अंचल के तूफानी दौरे के बाद सियासी हलकों में इस बात की चर्चा है
कि ग्वालियर चंबल अंचल में भाजपा के टिकट वितरण से लेकर उम्मीदवारों को जिताने तक की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधे पर रहेगी। खुद सिंधिया भी इस बात को कह चुके हैं कि कार्यकर्ता भाजपा की ताकत है और सबको साथ मिलकर वो भाजपा का परचम नगरीय निकाय चुनाव में लहराएंगे। उधर कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उनके पास सिंधिया की टक्कर का कोई नेता नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के स्टार कैंपेनर होंगे? तो जिस ग्वालियर चंबल के विधानसभा चुनाव में सिंधिया ने कांग्रेस को 26 सीटें दिलाई थी, बीजेपी में आने के बाद अब निकाय चुनाव में सिंधिया की साख दांव पर है। इन चुनावों में सिंधिया को जीत की गारंटी माना जा रहा है। यही वजह है कि उम्मीदवारों के नाम तय करने से लेकर उन्हें जिताने तक की पूरी जवाबदारी अघोषित रूप से सिंधिया के कंधों पर है। सिंधिया के तेवर और रफ्तार भी वही है। 48 घंटे में सिंधिया ने कोर कमेटी की बैठक लेने के साथ दावेदारों को भी टटोला। हमारे पार्टी का आम कार्यकर्ता है, पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता है, मंडल का कार्यकर्ता है, जिले का कार्यकर्ता है। आज अगर हम किसी स्थिति पर हैं तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और मशक्क़त के आधार पर। और मेरा सौभाग्य है आज कि मुझे हमारे ज़िले के कार्यकर्ताओं के साथ इस आत्मीयता की बैठक का मौका मुझे मिला। और मेरी यही कोशिश होगी, जैसे मैंने कहा, कि हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, पहचान, उनकी सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा और उनके द्वारा जनता के हितों की रक्षा, ये हम लोगों का धर्म होना चाहिए। और मेरा सौभाग्य आज रहा है और एक कार्यकर्ता के रूप में सभी के साथ मिलकर कार्य करने का संकल्प मैंने आज लिया। तो निकाय चुनाव से ही सिंधिया क्या ग्वालियर चंबल के इलाके में कांग्रेस के लिए चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस भी इस इलाके में अपने संगठन को मजबूती देने में जुटी हुई है। कमलनाथ का खास फोकस इस इलाके पर है। चुनौती सिंधिया जी को आप लोगों ने बनाया है। आम जनता में सिंधिया जी कहीं कोई चुनौती नहीं है। अगर चुनौती होते तो अपने जो उनका प्रतिनिधि था, जो सांसद प्रतिनिधि, उसी से 1 लाख से ऊपर से हार गए। तो जो अपने सांसद प्रतिनिधि से हार सकता है वो क्षेत्र या किसी जिले के लिए चुनौती नहीं हो सकता। ग्वालियर चंबल के निकाय चुनाव में निगाहें इस पर भी टिकी हैं कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया में से किसकी मुहर पर नाम तय होते हैं। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऐसा क्या है कि लोकल बॉडी के चुनाव में देशव्यापी मुद्दे उछाल मार रहे हैं? निकाय चुनाव के रण में क्यों कराई जा रही है देशभक्त, देशद्रोह और ज्ञानवापी जैसे मुद्दों की एंट्री? प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने बीजेपी कांग्रेस का फर्क देशभक्त और देशद्रोह से बता दिया। और फिर बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने ज्ञानवापी का मुद्दा उठा दिया। सवाल यह कि छोटे कहे जाने वाले चुनाव में ऐसे बड़े बड़े मुद्दों का उछाला जाना क्या किसी रणनीति का हिस्सा है, या भरोसा है कि ये चुनाव, इन चुनाव में भी सड़क नाली भूलकर लोग बड़े मुद्दों पर वोट कर जाएंगे? देखिए खबर में दम है। कहने को चुनाव भले नगर सरकार का हो, लेकिन मुद्दे देशद्रोह और देश प्रेम से लेकर ज्ञानवापी तक छाए हुए हैं। देखना ये होगा कि क्या वाकई में बिजली, पानी और सड़क के इस चुनाव में जनता इन मुद्दों पर भरोसा करेगी और क्या इन पर वोट करेगी। लोकल चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों की एंट्री इंदौर से हुई। यहां पंचायत और निकाय चुनाव में जीत का मंत्र दे रही मंत्री उषा ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को समझाया कि उन्हें जनता के बीच देशभक्त और देशद्रोही का फर्क कैसे कांग्रेस और बीजेपी की तुलना करके बताना है। देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच का चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों का दल है और कांग्रेस वो दल है जिसने सिवाय समस्या पैदा करने के इन 65 सालों में कुछ के नहीं किया। देश की साख को विश्व में दांव पर लगाया। शुरुआत इंदौर से हुई, लेकिन बात बढ़ी ग्वालियर से, जब निकाय चुनाव में ज्ञानवापी का मुद्दा भी आ गया। बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने कहा कि शहरी क्षेत्र के वोटर के जहन में राष्ट्रीय मुद्दे रहते हैं, लिहाजा निकाय चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे भी असर दिखाएंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है और मैं विश्वास से कह सकता हूं
कि मध्य प्रदेश के किसी नगर निगम में कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई और नगरीय क्षेत्र के चुनाव में कमोबेश राष्ट्रीय मुद्दे भी काम करते हैं। उधर कांग्रेस का तंज ये है कि बीजेपी की हार सामने दिख रही है, लिहाजा छोटे चुनाव में भी बड़े मुद्दे उछाले जा रहे हैं। इंदिरा जी की पार्टी जिन्होंने इस देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, राजीव जी की पार्टी जिन्होंने देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, उस पार्टी को उषा ठाकुर काबीना मंत्री देशद्रोही पार्टी करी। एक तरह की कुंठा है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आज तक कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा नहीं हुआ, न ही देश को आजाद कराने में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी योगदान है। आमतौर पर निकाय चुनाव में जनता अपने मोहल्लेवार गांवों से जुड़े मुद्दों को उठाती है और उन्हीं समस्याओं पर वोट डालती है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि इस बार निकाय चुनाव में क्या जानबूझकर ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है? क्या 2023 की जमीन बनाने दी जा रही है ऐसे मुद्दों को एंट्री? भोपाल से शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त झेलनी पड़ी। चुनाव तो हरियाणा के लिए था, लेकिन पिछले 10 दिनों से छत्तीसगढ़ की सियासत भी गरमाई हुई थी, क्योंकि हरियाणा के विधायकों की घेराबंदी से लेकर उनको ठहराने के सारे इंतजाम छत्तीसगढ़ में ही किए गए थे। तमाम कोशिशों के बावजूद मिली हार से जहां कांग्रेस में निराशा है, वहीं बीजेपी तंज कस रही है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन की हार हुई है और एक तरह से छत्तीसगढ़ की सियासत जो है वो हरियाणा राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई थी। विधायकों की किलेबंदी से लेकर के तमाम तरह की कोशिशें छत्तीसगढ़ के नेताओं के द्वारा भी की गई थी और इस दौरान बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर थी, लेकिन अब नतीजे आ गए हैं और कांग्रेस के किले पर बीजेपी ने सेंधमारी की है। तब ऐसी स्थिति में अब बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन चुनाव हार गए। हरियाणा की राज्यसभा सीटों की सियासत पूरे समय छत्तीसगढ़ से जुड़ी रही। इस दौरान हरियाणा समेत छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं ने लगातार अपनी जीत का दावा किया। कई कांग्रेस नेताओं ने तो अजय माकन को बधाई देने भी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, बाकायदा हरियाणा कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से सत्यमेव जयते लिखकर ट्वीट भी किया गया था। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो कांग्रेस की खुशियां एक पल में छिन गई। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को विजय घोषित किया गया। हरियाणा के नतीजों को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा परिणाम नहीं मिल पाया। परिणाम आया है। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे, जितना यहाँ विधायक आए थे सब लोगों ने वोट डाला, लेकिन दुर्भाग्य से हो नहीं पाया और हम उम्मीद कर रहे थे कि हमको पूरे वोट मिलेंगे, लेकिन वोट मिल नहीं पाया। हरियाणा में राज्यसभा के नतीजों को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि विधायकों की किलेबंदी कर करोड़ों खर्च करने के बाद भी कांग्रेस को परिणाम शून्य मिला। बीजेपी हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार को आगामी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रही है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके का परिणाम आया है, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांकने की आदत है। आरोप प्रत्यारोप हमारे ऊपर लगाते रहे, लेकिन अब उनको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है कि कमजोरी कहां पर है। भूपेश बघेल जी भी अपनी कमजोरी को समझे। मुझे लगता है कि अब भूपेश बघेल जी कम से कम छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी का चारागाह मत बनने दें। 10-15 दिनों तक यहां पर करोड़ों रुपए के खर्च करने के बाद परिणाम जो कांग्रेस के हाथ में आए वो शून्य आया है। इधर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस की हार नहीं बल्कि लोकतंत्र की हार हुई है और बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में जो हुआ है वह गलत हुआ है। वहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट श्री अजय माकन की हार नहीं हुई है, वहाँ पे भारत के लोकतंत्र की हार हुई है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में सरकार में आई है, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन कर रही है, उसका एक उदाहरण हरियाणा का राज्यसभा का चुनाव भी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की किसी भी स्तर तक हत्या कर सकती है।
तमाम सियासी और दलीय कोशिशों के बाद भी अजय माकन चुनाव तो हार गए, लेकिन एक नई चर्चा इस वक्त चल रही है कि आखिर क्यों छत्तीसगढ़ कांग्रेस का मैनेजमेंट काम नहीं कर पाया और क्या इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। हरियाणा में राज्यसभा के रण में कांग्रेस की हार का जिम्मेदार उन्हीं की पार्टी का विधायक निकला है और ऐसे में अब वक्त है मंथन का, क्योंकि जिस तरह की स्थिति इस वक्त हरियाणा में देखने को मिली कि कांग्रेस के विधायक की वजह से ही बीजेपी इस सीट को जीत पाई और ऐसे में अब ज़रूरत ये होगी कि इसकी पूरी समीक्षा की जाए और आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूत करने की कवायदें भी शुरू होगी। लेकिन देखना ये होगा कि इस पूरे मामले का छत्तीसगढ़ की सियासत में आने वाले दिनों में कितना असर होता है, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं और हरियाणा की हार से एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिल गया है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो खबर धतिया से है, जहां पर भिंड पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। सेवड़ा में बदमाशों के छिपे होने की सूचना मिली थी। बदमाशों ने भिंड पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग की है। जवाब में पुलिस ने भी बदमाशों पर गोलियां चला दी। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हुआ है। सेवड़ा थाना के लाहार रोड की घटना बताई जा रही है। तो दतिया से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भिंड पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। सेवड़ा में बदमाशों के छिपे होने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। बदमाशों ने भिंड पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग कर दी और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किए और पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल भी हुआ है। सेवड़ा थाना के लाहार रोड की घटना। न्यूज 18 की मुहिम राहुल को बचाना है लगातार जारी है और राहुल को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। जांजगीर चांपा के पिहरीत गांव में बोरवेल के गड्ढे में 10 साल का मासूम राहुल साहू गिर गया और उसको बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम लगातार यहां पर प्रयास कर रही है। गुजरात से रोबोटिक्स की टीम भी बुलाई गई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। कलेक्टर एसपी विजय सहित जिले के आला अधिकारी रात भर से मौके पर ही डटे हुए हैं। अभी भी 6 जेसीबी से मिट्टी की खुदाई जारी है। बताया जा रहा है कि राहुल ने सुबह भी हलचल की थी और मौके पर प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। राहुल को सकुशल बाहर निकालने का प्रयास लगातार जारी। राहुल को खाने की चीजें जैसे केला, जूस भी पहुंचाया जा रहा है और परिजन से भी बात कराई जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ही घटना पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं। सीएम अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सीएम ने राहुल के माता पिता से भी बात की है। इस घटना के बाद सीएम ने सभी कलेक्टर एसपी को खुले बोर बंद कराने के निर्देश दिए। तो 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। राहुल का इंतजार है परिजन को। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, मशीनों से खुदाई जारी है, दुआओं का दौर भी जारी है, कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। युद्ध स्तर पर प्रयास यहां पर हो रहे हैं और परिजन भी लगातार राहुल से बात कर रहे हैं। राहुल को गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रेस्क्यू टीम ने परिजन से राहुल की बात कराई है। वो भी सुनिए आप। चल फ्रूटी लपी जल्दी तो राहुल, मैं बुआ बोला था बेटा, यहाँ महाराजिन का कीर्तन होते जाबो बेटा, तोर वो ढोलक लाए हैं मंजीरा, और चल फ्रूटी लपी जल्दी तो निकालबो ना बेटा, हाथ को ऊपर करो। राहुल उठ तो बेटा, हाथ निकाल दो बेटा। राहुल चल कीर्तन सुने जाबो बेटा, हाथ दिखा दो बाबू।
चल हाथ ले निकाल बाबू। केला केला है। हाँ केला भेज दी हूँ बेटा। राहुल चल हाथ निकाल। राहुल राहुल आजा बेटा, तोर बाजा ले हैं। रुकिए अम्मा, एक सेकंड रुकिए। पानी ले। मैंगो मैंगो जूस। हाथ दिखा दो राहुल। राहुल